गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। इसलिए अभी समय है, मेहनत कर लीजिए, किसी के भरोसे नहीं रहिए, किसी की गुलामी ना करना पड़े। इसलिए अभी वक्त रहते मेहनत कर लीजिए, ताकि कठिन परिश्रम करिएगा तभी सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे ऑल यूट्यूब सेशंस के। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए 21 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। वेयर वॉज द फ्लावर फेस्टिवल बथुकम्मा ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा कहाँ आयोजित किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में अभी हाल ही में फ्लावर फेस्टिवल बथुकम्मा को आयोजित किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए, आपको फिगर में दिख रहा होगा किस तरीके से फ्लावर को अरेंज कर कर पूजा किया जाता है, और इस फेस्टिवल को तेलंगाना स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यह तेलंगाना में एक लोकप्रिय त्योहार है और पहले दिन सार्वजनिक अवकाश होता है, जिससे त्योहार दुर्गाष्टमी पर समाप्त होता है, जो फिर से एक छुट्टी है और विजयदशमी या दशहरा से 2 दिन पहले आता है। यानी इस फेस्टिवल्स का रीजन बता दिए किस तरीके से और कैसे ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। बथुकम्मा मानसून के मौसम के उत्तरार्ध में और सर्दियों की शुरुआत से ठीक पहले पड़ता है, जिसमें मानसून की बारिश से तालाब भर जाते हैं और हर जगह अलग-अलग रंगों के जंगली फूल खिलते हैं। और यही जंगली फूलों को एक जगह इकट्ठा कर कर तेलंगाना स्टेट के लोगों के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है बगुथम्मा। बथुकम्मा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64। इंडिया गॉट इन द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 इज 64th पोजीशन इंडिया को अचीव हुआ है ग्लोबल रिमोट वर्क एरिया में। तो जानते हैं क्या है ग्लोबल रिमोट वर्क। वैश्विक दूरस्थ कार्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव में भारत का ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 देशों में 64वें स्थान पर रखा गया। यानी टोटल 108 कंट्री है, उसमें हमारा इंडिया 64 प्लेस पे आता है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15 स्थानों की भारी गिरावट दर्शाता है। यानी कि हम लोग पिछले दशकों से, पिछले वर्षों से 64, जो इस बार 64 पोजीशन पे आए हैं, तो पिछले साल हम लोग 15 स्थानों से नीचे गिर चुके हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ी दुखद सी विषय है कि हमारे इंडिया को ये अचीवमेंट थोड़ी कम हासिल करने को मिली है। लेकिन हम जानते हैं कि ग्लोबल के रेशियो देखा जाए रिमोट वर्क इंडिया के अकॉर्डिंग, GRWI में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला सबसे पहला देश डेनमार्क है, सेकंड में नीदरलैंड, थर्ड में जर्मनी और फोर्थ में स्पेन। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, 4 कम से कम याद रखिएगा। और एक हमारा इंडिया, इंडिया का क्या पोजीशन है? 65 पोजीशन पे इंडिया हमारा है। और सबसे लास्ट पे एक अंगोला कंट्री है, जो सबसे लास्ट पोजीशन पे आता है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के क्षेत्र में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के द्वारा अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, हम जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा अपना चंद्रयान नाम से एक नया वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षकों और साक्षरता विभाग DOSEL के तत्वाधान में एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक टैंडन। अशोक टैंडन के द्वारा एक किताब को लिखी गई है, उस किताब का नाम है द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि अशोक टैंडन जी के द्वारा एक बुक को लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी है, इनके द्वारा अशोक टैंडन द्वारा लिखित द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। पुस्तक का क्या नाम है? द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। ठीक है।
इसके विषय में जानते हैं। यह पुस्तक सदियों की विदेश पराधीनता की दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक यादों को पीछे छोड़ते हुए एक नए भारत की गौरवशील यात्राओं को दर्शाती है। यानी कि इसमें जो हमारे रिलेटेड अनफॉर्चुनेट पेनफुल मेमोरीज थी, उन सभी को यादें भुलाते हुए जो हमारा देश एक ग्लोरियस जर्नी की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारा प्यारा भारत, उसके बारे में इस बुक में जिक्र किया गया है कि किस तरीके से हम लोग एक गुलाम देश से एक स्वतंत्र देश में कन्वर्ट हुए हैं और अपने योगदान को, एक ग्लोरियस जर्नी को इस बुक में रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अब्बाबील का सफल परीक्षण किसने किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के द्वारा अब्बाबील बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो देखिए ये है मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं क्या है। तो पाकिस्तान ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के लिए अब्बाबील मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल मध्यम दूरी की सतह से सतह पर वार करने के लिए की जाती है। तो ये जो मिसाइल अभी पाकिस्तान ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, वो केवल सतह से सतह पर ही लॉन्च होगा, यानी कि फायर किया जाएगा। इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का उद्देश्य विश्वसनीय न्यूनतम निरोध के समग्र निर्माण से पूर्ण स्पेक्ट्रम निरोध के संचालन के माध्यम से क्षेत्र में निरोध को मजबूत करना और रणनीतिक स्थिरता को बढ़ाना। यानी कि आउटर कंट्री तो देख रहा है कि किस तरीके से हम इसको स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन इंटरनल में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको नहीं देख रहा है। बताइए इस पाकिस्तान को। तो इस पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमें अपना इंटरनली सुधारना चाहिए, ताकि बाहरी अपने आप सुधर जाएगा। तो क्या क्या ही लोगों को समझाया जा सके, आखिर ये पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा रैपिड एक्स। रैपिड एक्स हमारे इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पे आपको रैपिड एक्स दिख रहा होगा, ये है सेमी हाई स्पीड रेल। तो जानते हैं इनके बारे में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत रैपिड एक्स लॉन्च की गई। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर को गाजियाबाद में देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की हरी झंडी दिखाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहे हैं। पहले चरण में शाहीबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, रघुबर दास को हाल ही में किस राज्य को राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो रघुबर दास जी अभी हाल ही में गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। ये उड़ीसा के गवर्नर बने हैं। तो चलिए जानते हैं रघुबर दास जी के बारे में। तो हमारा बगल का झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जी और तेलंगाना के भाजपा नेता इंद्रसेना रेड्डी ने उड़ीसा और त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो हम जो ये रघुबर दास जी है, ये फॉर्मर झारखंड के सीएम थे और तेलंगाना के बीजेपी लीडर इंद्रसेना जी, इनको अपॉइंटेड किया गया है एज अ गवर्नर। रघुबर दास जी को उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है और जबकि इंद्रसेना जी को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में 2 स्टेट के गवर्नर चेंज हुए हैं। श्री दास वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2014 से 2019 तक झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा भारत की रैंक 45 पोजीशन पे है। इंडिया रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में। तो जानते हैं कि आखिर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स किस लिए दिया जाता है और इसको किस तरीके से कवर किया जाएगा। तो हमारा भारत में पेंशन सूचकांक पर अपना समग्र स्कोर बताया कि 2022 में 44.4 से सुधार होकर 2023 में 45.9 कर लिया गया है। इस इंडेक्स में कवर किया गया कि 47 रिटायरमेंट सिस्टम्स जो है, उसमें बताया जा रहा है कि हमारे देशों को शामिल किया गया और भारत को 45वें स्थान पर रखा गया है। मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट का वैश्विक पेंशन रिपोर्ट के अनुसार जब दुनिया भर में पेंशन प्रणालियों की तुलना करने की बात आती है, तो नीदरलैंड सबसे टॉप पर है। यानी नीदरलैंड पेंशन के क्षेत्र में सबसे टॉप कंट्री में गिना जाता है। और हमारा इंडिया किस पॉइंट पे आता है, किस पोजीशन पे? तो 45 पोजीशन पे। ये आप याद रखिएगा इस 2 पॉइंट को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। मैडम कमिश्नर ने पुस्तक किसने लिखी है? मैडम कमिश्नर नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मीरा बुरवंकर जी के द्वारा मैडम कमिश्नर पुस्तक को लिखी गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस बुक में क्या है। तो अपने ही बैच की एकमात्र महिला प्रशिक्षु से लेकर
महाराष्ट्र की पहली महिला जिला पुलिस प्रमुख बनने तक मीरान चड्ढा बोरबांकर को भारतीय पुलिस सेवा में आगे बढ़ना जितना प्रेरणादायक रहा, उतना ही मनोरंजक भी है। इस पुस्तक में यह भी बताया गया कि किस तरीके से वो अपने बैच से लेकर हर महिला प्रशिक्षु से लेकर यानी कि अपने जीवन लाइफ को बताया गया इस पुस्तक के माध्यम से। तो जानते हैं मीरान चड्ढा बोरवांकर जी के बारे में। तो ये 1921 में महाराष्ट्र कैडर से स्नातक होने के बाद बोरवांकर वर्दीधारी सेवा में पुणे के पुलिस आयुक्त हुए और अपराध शाखा मुंबई के प्रमुख, मुंबई के पुलिस उपायुक्त सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी रही है। तो चलिए डेली करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों की सुरक्षा के लिए किस राज्य में विशेष बाघ संरक्षण बल एसटीपीएफ की स्थापना की गई है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में स्पेशल टाइगर कंजर्वेशन फोर्स एसटीपीएफ बिन सेटअप टू प्रोटेक्ट टाइगर ऑफ नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से स्टैटिक पार्ट भी बन सकता है कि नामदफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे अभी हाल ही में प्रोटेक्ट टाइगर्स को लेकर एक स्पेशल टाइगर कंजर्वेशन फोर्स को सेटअप किया गया है। इस अरुणाचल प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के 3 बाघ अभयारण्य जो देखिए टाइगर रिजर्व कौन कौन है? तो नामदफा एक पक्के हो गया और कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल एसटीपीएफ के गठन को मंजूरी दे दी है। इस गठन में बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने कहा कि इससे बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा होगी, वन्य जीव आवासों की सुरक्षा भी होगी और इन बाघ अभयारण्यों में अन्य अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगाएगी। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 20 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कटी बिहू 2023 उत्सव कहाँ मनाया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में अभी हाल ही में कटी बिहू 2023 को सेलिब्रेट किया गया है। पीएम मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो 2035 तक। क्वेश्चन नंबर 6 चौथे पैरा एशिया खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? तो अमित सरोहा और पारुल परमार जी ये दोनों एशियाई खेलों में भारत का ध्वजवाहक बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। जर्मनी में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो वो है हमारा राइट आंसर मिजोरम। मिजोरम स्टेट में डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? रेन ड्रॉप एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू व्हाट? देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार आकार किसके कारण प्राप्त करती है? तो आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन और ऑप्शन डी फ्रिक्शन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ अपने करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के बारे में कवर किया था। तो आज हम हार्प वीणा के बारे में कवर करेंगे। वीणा के बारे में जानेंगे कि इनके कौन कौन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं और इनको हम हिंदी में वादक कहते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा होगा सरस्वती एस बालचंद्रन जी जो हार्प को प्ले करते हैं। दूसरा नंबर कृष्ण भागवतर जी। तीसरा नंबर हो जाएगा वी दोरा स्वामी। वी दोरा स्वामी जी के द्वारा वीणा को प्ले किया जाता है। 4 हो जाएगा बदरुद्दीन दागर जी के द्वारा भी वीणा को प्ले किया जाता है। 5वां हो जाएगा जयंती कुमारेश जी के द्वारा भी हार्प वीणा को प्ले किया जाता है। 6ठा हो जाएगा सुंदरम बालाचंद्र। 7वां हो जाएगा पंडित विश्वजीत रॉय चौधरी। 8वां हो जाएगा समुद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्हें भी हार्प यानी वीणा बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये हार्प हो जाएगा।
हार्प को हिंदी में बोलते हैं वीणा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया है। हाँ, एक और औरंगजेब जो मुगल एम्पेरर थे, मुगल किंग थे, इनको भी वीणा बजाना बहुत ही पसंद था। अगर आपको डिटेल में ये सब जानना है हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो हमारे स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आपको डिटेल में ये चीज कवर होगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक हम लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसे ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।